नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में फिर जंग भड़कने वाली है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं, जिसके बाद ईरान में जंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। और इस बार जरूरी नहीं है कि पहला हमला अमेरिका ही करेगा, ईरान भी हमले की शुरुआत कर सकता है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं और ये तब हो रहा है जब सीज फायर चल रहा है। लेकिन ईरान को इस सीज फायर पर कोई भरोसा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि अगर 48 घंटों में अमेरिका की सेना हॉर्मुज की घेराबंदी नहीं हटाती है तो अमेरिका पर हमला करेगा ईरान। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। वहीं इजराइल की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। सिर्फ ट्रंप की तरफ से आने वाले सिग्नल का इंतजार हो रहा है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। भारत को नरक बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर बढ़ता जा रहा विवाद। अमेरिका के अंदर ही उठे सवाल। ईरान ने भारत के विकास का वीडियो साझा कर कहा, पहले आकर देखिए फिर बोलिए। लेबनान और इजराइल के बीच 3 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया सीज फायर। ट्रंप ने सीज फायर का किया ऐलान। सीज फायर के ऐलान के बावजूद इजराइल कर रहा हमले। रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाएं ताकतवर देश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की मांग। यूरोपियन यूनियन का दोहरा रुख आया सामने। यूक्रेन की मदद और रूस पर लगाए प्रतिबंध। और चलते चलते में देखेंगे नशे का मछलियों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर को। कैसे नशे में टल्ली मछलियां कर रही अजीबोगरीब बर्ताव। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फीफा वर्ल्ड कप से पहले अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी। कहा, IRGC से जुड़े लोगों को आने की नहीं होगी इजाजत। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की भागीदारी पर रखी गई है शर्तें। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का सीक्रेट ईमेल हुआ लीक। ईमेल में स्पेन को नाटो से बाहर करने की कही गई है बात। नाटो को लेकर अच्छे और बुरे देशों की सूची तैयार कर रहा है अमेरिका। बांग्लादेश में एयरफोर्स के ठिकानों पर रेड। पाकिस्तानी सेना के दुश्मन संगठन TTP से जुड़े 10 एयरमैन अरेस्ट, कई फरार। डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड वीजा योजना को लगा बड़ा झटका। 4 महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को मिली मंजूरी। अरबों डॉलर की बिक्री का किया गया था दावा। तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम दोबारा एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। अब उसका एक और युद्धपोत इस क्षेत्र में पहुंच गया है। इजराइल ने भी कह दिया है कि बस अमेरिका के एक इशारे का इंतजार है। इशारा मिलते ही दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी नेवी को ईरानी सेना पर सीधे हमले का आदेश भी दे दिया है। उन्होंने खुद ही अपने इस आदेश की जानकारी देते हुए ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि मैंने अमेरिका की नेवी को आदेश दिया है कि वे किसी भी नाव को, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, गोली चलाकर नष्ट कर दे जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी माइनस्वीपर इस वक्त जलडमरू मध्य को साफ कर रहे हैं। मैंने इन कोशिशों को 3 गुना ज्यादा तेजी से जारी रखने का आदेश दिया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जबकि इससे पहले अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि ईरान युद्ध के दौरान उन्होंने एक बार न्यूक्लियर कोड हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया था, जिसे लेकर ट्रंप ही सवालों के घेरे में आ गए थे। बहरहाल, जिस तरह उन्होंने अब हॉर्मुज में ईरानी जहाजों पर हमले का आदेश दिया है, उससे इस क्षेत्र में संकट और गहराता जा रहा है, क्योंकि इन सब के बीच अमेरिका ने क्षेत्र में एक और वॉरशिप भी तैनात कर दिया है। अमेरिका ने विमान वाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश को यहां तैनात कर दिया है। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 6000 से ज्यादा नौसैनिक शामिल हैं। यानी मौजूदा वक्त में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अब पश्चिम एशिया में तैनात हो गए हैं, जो ट्रंप के उस दावे पर सवाल खड़े करता है जिसमें उन्होंने ईरान में सीज फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। क्योंकि अमेरिका की तैयारी युद्ध विराम की बजाय युद्ध छेड़ने वाली लग रही है। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी साफ कहा है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। हम ईरान को पाषाण युग में लौटाने के लिए अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, खामनेई वंश को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजरायली सेना तैयार है और लक्ष्यों को चिन्हित भी कर लिया गया है। जब हमला फिर से शुरू होगा तो ये अलग और जानलेवा होगा। यानी अमेरिका और इजरायल ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहे हैं।
ऐसे में ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई के लिए कमर कस ली गई है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बार ट्रंप के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। उनके लिए अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब इसके लिए उन्हें अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1973 के एक पुराने कानून वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की वजह से ट्रंप पर युद्ध का भारी दबाव है। अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति बिना संसद यानी बिना कांग्रेस की मंजूरी के सिर्फ 60 दिनों तक ही अपनी सेना को युद्ध में रख सकते हैं और 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने के बाद जंग की 60 दिनों की सीमा 1 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में अब अगर ट्रंप को अमेरिकी संसद से जंग जारी रखने की मंजूरी नहीं मिलती है तो अमेरिका को ईरान से सेना को वापस बुलाना होगा और संसद से यह मंजूरी मिलना फिलहाल ट्रंप के लिए मुश्किल है, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो पहले से ही ईरान जंग पर उनके फैसले का विरोध कर रहे हैं और अब ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के सुर भी बदलने लगे हैं। यूटा के सीनेटर जॉन कर्टिस ने तो साफ कह दिया है कि 60 दिनों के बाद वो बिना संसदीय मंजूरी के सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। यानी देखा जाए तो ईरान के मुद्दे पर ट्रंप अपनी पार्टी में भी अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि ईरान पूरी मजबूती के साथ एकजुट है। इसकी एक झलक ईरानी नेताओं की ट्वीट में भी दिखाई दी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से लेकर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ तक सभी ने एक सुर में कहा है कि हमारे ईरान में ना कोई चरमपंथी है और ना ही कोई नरमपंथी। हम सभी ईरानी और क्रांतिकारी हैं और राष्ट्र और राज्य की अटूट एकता के साथ तथा क्रांति के सर्वोच्च नेता के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए हम इस अपराधी आक्रमणकारी को उसके किए पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। एक ईश्वर, एक राष्ट्र, एक नेता और एक ही मार्ग, और ईरान की विजय का वो मार्ग हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। हमारा ईरान। ईरान के इन तेवरों से साफ है कि वो दुश्मन के आगे नहीं झुकेगा। अब देखना यह होगा कि पश्चिम एशिया में क्या दोबारा जंग भड़केगी या शांति की कोशिशें कामयाब होंगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर दिए गए बयान पर मचे बवाल की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने भारत की तुलना नरक से कर दी थी। इसे लेकर ट्रंप अब अपने ही देश में घिरते दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भले ही ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, पीएम मोदी ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों ही ट्रंप के बयान को खारिज करते दिखाई दे रहे हैं। ईरानी कॉन्सुलेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक 16 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया है। मुंबई की चमकती गगनचुंबी इमारतें, हाईवे और शहरी चकाचौंध, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में धुंध के बीच बहते झरने, झीलें और हरियाली से भरे रास्ते दिखाए गए हैं। ईरानी कॉन्सुलेट ने वीडियो के साथ लिखा है कि कभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना। ट्रंप को अपनी सोच बदलने की सलाह भी दी गई है। वहीं अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के बयान को उनकी नस्लवादी सोच करार दिया गया है। ट्रंप के नर्क वाले बयान पर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी निशाना साधा। पार्टी प्रतिनिधियों ने ट्रंप पर नस्लवादी कचरा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी संघर्ष कर रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया पर नस्लवादी बातें फैलाने में व्यस्त है। वो राष्ट्रपति पद को एक रियलिटी टीवी शो की तरह चला रहे हैं। ये एक नाजुक समय है और हमारे देश को बेहतर लीडरशिप की जरूरत है। ट्रंप के बयान के बाद जब विवाद बढ़ा, तब भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने भी बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत एक महान देश है जहां शीर्ष पद पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यह बयान भी भारतीय पत्रकारों के सवाल के जवाब में दिया गया, लेकिन अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि ट्रंप ने भारत को महान देश बताने वाली टिप्पणी कब और कहां की थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक लेटर रीपोस्ट किया था। इसमें अप्रवासियों के बारे में बात करते हुए लिखा था कि यहां यानी अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है, फिर वो चीन, भारत या धरती के किसी दूसरे नर्क से अपने पूरे परिवार को यहां ले आते हैं। और इस बयान के बाद से ही सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या पीएम मोदी ट्रंप को जवाब देंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे लेबनान और इजराइल में सीज फायर की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने लेबनान और इजराइल के बीच पहले 10 दिन का सीज फायर कराया और अब इसे 3 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। यह सीज फायर भी ईरान के दबाव में हुआ है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया था कि वो अमेरिका से तब तक बात नहीं करेगा जब तक लेबनान और इजराइल में सीज फायर नहीं हो जाता।
तो अब यहां तो सीज फायर हो गया है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अब भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब हॉर्मूज को लेकर पेंच फंस गया है। हालांकि लेबनान और इजराइल के बीच जरूर टकराव थमने की उम्मीद दिख रही है। सीज फायर का ऐलान करते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि वो जल्दी ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे, जिसमें दोनों ही देशों के बीच टकराव को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। वैसे ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल पर कोई हमला होता है तब उसके पास आत्मरक्षा की कार्रवाई करने का अधिकार होगा। यानी एक तरह से इजरायली हमलों को ट्रंप ने मंजूरी भी दे दी है, जो सीज फायर के बावजूद लगातार लेबनान पर बम गिरा रहा है। और यही कारण है कि इस सीज फायर पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। इसे नाम मात्र का सीज फायर बताया जा रहा है। लेबनान के बड़े हिस्से पर इजराइल ने पहले ही कब्जा कर लिया है, और अब जब ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि लेबनान और इजराइल के बीच 3 हफ्तों का सीज फायर और बढ़ा दिया गया है, उसके बाद इजराइल ने लेबनान में कई हमले किए हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने पलटवार भी किया। उत्तरी इजराइल के शतुला पर रॉकेट दागे गए। आईडीएफ ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि हिजबुल्लाह ने इजरायली वायुसेना के एक विमान पर मिसाइल हमला किया है, लेकिन यह सफल नहीं हो सका, और बदले में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर भारी बमबारी की है। और यह सब तब हुआ है जब ट्रंप व्हाइट हाउस में सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान से बातचीत के लिए यह सीज फायर कराया गया है, लेकिन उस पर ट्रंप अमल कराने की कोशिश करते नहीं दिख रहे हैं। इजराइल के आत्मरक्षा की बात कर एक तरह से उन्होंने इजरायली हमलों को मंजूरी ही दे दी है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। तो 4 साल से भी ज्यादा वक्त से ये जंग चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जंग रोकने की कोई कोशिश भी फिलहाल होती नहीं दिख रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जरूर कोशिश की गई थी इस जंग को खत्म करने की, लेकिन इस वक्त वो खुद ही ईरान जंग में फंस गए हैं, जिसके बाद से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहला ये कि युद्ध बंद होता नहीं दिख रहा, और दूसरा उसे जंग में अमेरिकी हथियार मिलना भी बंद हो गया है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के नेताओं से अब मदद मांगी है। कहा है कि रूस आम यूक्रेनियों पर हमले कर रहा है। ऐसे में दुनिया के ताकतवर देश राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बनाए कि अब वो ये जंग खत्म कर दे। अमेरिका, चीन, भारत सहित तमाम देशों के नेताओं से ज़ेलेंस्की ने मांग की है कि दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को पुतिन से कहना होगा कि उन्हें ये युद्ध रोकना होगा। वे यूक्रेन से ये नहीं कह सकते कि तुम्हें युद्ध रोकना होगा, हम तो अपना बचाव कर रहे हैं, हम हमलावर नहीं हैं। एक तरह से ज़ेलेंस्की युद्ध रोकने की बात कह रहे हैं। रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद जंग को तेज करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। रूसी तेल रिफाइनरी और बंदरगाह पर यूक्रेन के भीषण हमले हुए हैं, जिसके जवाब में रूस भी यूक्रेन पर बम बरसा रहा है और धीरे धीरे यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जे भी कर रहा है। वहीं इस जंग को रोकने की जगह और भड़काने की तैयारी यूरोपीय संघ ने भी कर दी है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन को 90 अरब यूरो यानी 105 अरब डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दे दी गई है। यह कर्ज इसलिए अभी तक लटका हुआ था क्योंकि हंगरी और स्लोवाकिया इस पर आपत्ति जता रहे थे। उनका कहना था कि इस मदद का इस्तेमाल जंग को तेज करने के लिए किया जाएगा, जबकि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध बंदी को लेकर बात करनी चाहिए। लेकिन जब इन दोनों ही देशों ने अपनी आपत्ति हटा ली तो यूक्रेन को यूरोपीय संघ की तरफ से कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया। एक तरफ यूरोपीय संघ ने जंग को भड़काने का इंतजाम कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों के एक नए पैकेज की भी घोषणा कर दी है। ये प्रतिबंध भी अब तक हंगरी और स्लोवाकिया के ही विरोध के चलते रोके गए थे। इन प्रतिबंधों में रूस के ऊर्जा, बैंकिंग और व्यापार क्षेत्रों को टारगेट किया गया है। खासतौर पर प्रतिबंधित रूसी तेल टैंकर और रूसी क्रिप्टो करेंसी व्यापार पर रोक लगाने की कोशिश यूरोपियन यूनियन की तरफ से की जाएगी। लेकिन रूसी कच्चा तेल ले जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि इससे यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का दायरा भी बढ़ सकता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे मछलियों पर हो रहे नशे के असर की। तो नदियों और झीलों के पानी में घुलता नशा अब मछलियों को नशे में धुत कर रहा है। हाल ही में स्वीडन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रिसर्च की है जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दुनिया भर की नदियों में हमारी इस्तेमाल की गई कोकीन और उसके रसायन बहकर पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जब सैल्मन नाम की मछली पर स्टडी की तो पता चला कि नशे वाले पानी में रहने की वजह से ये मछलियां होश खो रही हैं और अपना रास्ता भी भटक रही हैं। अब इससे हो ये रहा है
कि कोकीन के असर वाली मछलियां आम मछलियों के मुकाबले 1.9 गुना ज्यादा दूरी तय कर रही हैं। यानी जहां उन्हें रुकना चाहिए वहां रुकने के बजाय वे बिना मतलब इधर उधर भाग रही हैं। आम मछलियां कुछ दूर जाकर अपना ठिकाना बना लेती हैं, लेकिन नशे के असर वाली मछलियां हफ्तों तक भटकती रहती हैं। कंट्रोल ग्रुप वाली मछलियां जहां 20 किलोमीटर दूर रुकी, वहीं नशे वाली मछलियां 32 किलोमीटर दूर तक निकल गई। कोकीन की वजह से मछलियां बेखौफ हो जाती हैं। जैसे नशे में इंसान को डर नहीं लगता, वैसे ही ये मछलियां सुरक्षित जगहों को छोड़कर खतरनाक इलाकों में चली जाती हैं, जहां शिकारी उन्हें आसानी से खा सकते हैं। जैसे किसी बंद कमरे में धूम्रपान का धुआं फेफड़ों को खराब करता है, वैसे ही पानी में घुला ये जहर ना सिर्फ मछलियों बल्कि शार्क और छोटे समुद्री जीवों के शरीर में भी जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ मछलियों के भटकने की बात नहीं है, बल्कि पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का संकेत है। अगर मछलियां अपना रास्ता भूलेंगी और ढंग से शिकार नहीं कर पाएंगी, तो धीरे धीरे उनकी आबादी खत्म हो सकती है। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अब सरकारों को जल प्रदूषण पर और सख्त होना होगा। कोकीन प्रदूषण अब सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि मछलियों के लिए भी आफत बन गया है। अगली बार जब हम नदियों को गंदा करें तो सोचे कि इस हरकत की कीमत कहीं ये मछलियां तो नहीं चुका रही। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।